brought to you by Infinix. काला साफा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सूजी हुई आंखें और चेहरे पर चोट के निशान। दिसंबर 2015 में लेबनान के अल जदाद टीवी पर प्रकट हुए व्यक्ति को देखकर लोग दंग थे। उन्हें लगा वो बोलेगा कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे टॉर्चर किया गया है, लेकिन वो बोला हमको कुछ नहीं हुआ है, हम एकदम ठीक हैं। कट टू जून 2023, वही व्यक्ति अब जेल में भूख हड़ताल कर रहा है। उसने ऐलान किया है जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मार गद्दाफी के बेटे हनीबेल गद्दाफी की कहानी है। 2011 के अरब स्प्रिंग में गद्दाफी मारा गया, फिर उसके बेटों की खोज शुरू हुई। कुछ मारे गए, कुछ बाहर भाग गए। हनीबेल पहले अल्जीरिया गया, फिर सीरिया में शरण ली। 2015 में वो किडनैप हो गया। पता चला लेबनान वालों ने उसको उठा लिया है। क्यों उठाया? इसकी कड़ी 1978 में लीबिया से हुई एक गुमशुदगी से जुड़ी थी। तब लीबिया में मुअम्मार गद्दाफी का राज था। गुमशुदगी में उसका भी हाथ माना जाता है। तो आज के शो में हम समझेंगे लेबनान वालों ने गद्दाफी के बेटे को क्यों किडनैप किया, 1978 में कौन व्यक्ति लेबनान से गायब हो गया था और हनीबेल अब भूख हड़ताल पर क्यों बैठा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी गद्दाफी, लेबनान और एक अजीबोगरीब रहस्य की। 1941 से 1979 तक ईरान के शाह रहे मोहम्मद रेजा पहलवी ने खुफिया एजेंसी बनाई थी सवाक के नाम से। ये शाह के विरोधियों का दमन करने के लिए कुख्यात थी। उसका काला चिट्ठा 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद खुला, फिर उसकी खुफिया रिपोर्ट्स पब्लिक में रिलीज हुई। एक रिपोर्ट में लेबनान के एक शिया धर्मगुरु मूसा अल सद्र का जिक्र था। क्या लिखा हुआ था? शिया धर्मगुरु सैयद मूसा सद्र के जैसा लेबनान में कोई नहीं है, वो बेरूत की आत्मा माने जाते हैं। लेबनान का कोई नेता उनकी बात नहीं टालता। जब कभी वो बाहर जाते या बाहर से आते हैं, बेरूत के जाने माने लोग एयरपोर्ट पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। वो मुल्क के राष्ट्रपति से भी अधिक ताकतवर हैं। अफवाह तो ये भी है कि राष्ट्रपति उनसे खौफ खाते हैं। अल सद्र की तस्वीरें चौक चौराहों और अखबारों में आसानी से मिल जाती हैं। सेना के सारे जनरल उनके फिदायीन हैं। बेरूत में अल सद्र से बड़ा कोई नहीं है। कोई उनके मुखालफत के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक कहा जाए तो अल सद्र लेबनान की पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। मूसा अल सद्र जून 1928 में ईरान के कौम शहर में पैदा हुए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई ईरान की राजधानी तेहरान में हुई। पिता के जोर देने पर वो मदरसे में पढ़ाने लगे। कुछ समय के लिए इराक में भी रहे। 1959 में उन्हें लेबनान आने का न्योता मिला। उस समय लेबनान में धार्मिक भेदभाव अपने चरम पर था। सुन्नी मुस्लिमों का वर्चस्व था। शिया मुस्लिम दोयम दर्जे के माने जाते थे। उन्हें सुन्नियों के मातहत रहना पड़ता था। अल सद्र के आने के बाद स्थिति बदलने लगी। उन्होंने सबको बराबर अधिकार देने की मांग की। अल सद्र का रुतबा लगातार बढ़ता गया। हर धर्म के लोग उनसे प्रभावित थे। उनके समर्थक दावा करते हैं अल सद्र को ईसाई चर्च में बुलाया करते थे। वे उनके सम्मान में इस्लामी नारे भी लगाते थे। 1970 के दशक में मूवमेंट फॉर द ऑप्रेस्ड नाम से एक संगठन शुरू किया। बाद में इसे अमाल मूवमेंट के नाम से जाना गया। फिलहाल ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करती है। इसका अपना सैन्य गुट भी है। हिजबुल्लाह के साथ इनकी अदावत चलती है। खैर, अल सद्र ने जब अपना संगठन बनाया उस समय फिलिस्तीनी गुटों ने साउथ लेबनान में पैर जमाने शुरू कर दिए थे। इसमें सबसे प्रमुख नाम था यासर अराफात की फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का। इजराइल ने फिलिस्तीन में उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उन्हें अपना बेस बदलना पड़ा था। उन्हें लगा था कि साउथ लेबनान में रहकर वे आसानी से इजराइल पर हमला कर सकेंगे, लेकिन ये उनकी भूल साबित हुई। इजराइल ने वहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। PLO और इजराइल की जंग में लेबनान के आम लोग पिस रहे थे। सबसे ज़्यादा नुकसान शियाओं का हो रहा था। वे पहले से ही हाशिए पर थे। उसके ऊपर एक अनचाही जंग की तलवार लटक रही थी। अल सद्र ने इसका विरोध किया। PLO को सबसे ज़्यादा सपोर्ट लीबिया के मुअम्मार गद्दाफी से मिल रहा था। अल सद्र ने उनसे मदद मांगी। कहा कि वे फिलिस्तीनी गुटों पर दबाव बनाएं ताकि लेबनान की आम जनता युद्ध की आग से बची रहे, मगर गद्दाफी ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फवाद अजामी की किताब द वैनिश्ड इमाम में इस मुलाकात का जिक्र है। इसके मुताबिक अल सद्र और गद्दाफी की पहली मुलाकात 1975 में हुई थी। मीटिंग के दौरान गद्दाफी अपनी कुर्सी पर सो गया था। उसने अल सद्र की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, जिसके बाद उन्हें मीटिंग छोड़कर निकलना पड़ा। फिर 1975 में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। शिया, सुन्नी और ईसाई आपस में लड़ने लगे। अल सद्र ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तब उन्होंने फिर से गद्दाफी का दरवाज़ा खटखटाया।
25 अगस्त 1978 को वो अपने एक साथी और एक पत्रकार के साथ लीबिया पहुंचे। 31 अगस्त को उन्हें वापस लौटना था, लेकिन वे नहीं लौटे। उसके बाद उनका कभी पता नहीं चला। लीबिया सरकार ने कहा अल सद्र और उनके साथी त्रिपोली से रोम चले गए, किसी ने आपसी रंजिश में उनकी हत्या कर दी होगी। उनके घर वाले और समर्थकों ने ये बात नहीं मानी। उनका कहना था कि गद्दाफी ने उनकी हत्या करवा दी, उन्हें जेल में बंद करवा दिया। गद्दाफी के पूरे शासन के दौरान ये राज नहीं खुला। 2011 में अरब क्रांति हुई, भीड़ ने गद्दाफी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद कुछ खुलासे हुए। गद्दाफी की सेना में कर्नल रहे अब्देल मोने मलहूनी ने दावा किया कि अल सद्र को गद्दाफी के आदेश पर गोली मार दी गई। बाकी 2 लोगों का भी वही हश्र हुआ, लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। उसी समय एक और दावा चला कि अल सद्र जिंदा हैं और लीबिया में ही कहीं पर रह रहे हैं, हालांकि उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। 2015 में अल सद्र का नाम फिर से चर्चा में आया। लेबनान के एक चरमपंथी गुट ने सीरिया से गद्दाफी के बेटे हनीबेल को किडनैप कर लिया था। वे उससे अल सद्र के बारे में जानना चाहते थे। हालांकि हनीबेल अल सद्र के गुमशुदा होने के 2 बरस बाद पैदा हुआ था। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में उसे लेबनान की जेल में बंद कर दिया गया। अभी तक उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 5 जून को उसने भूख हड़ताल की घोषणा की है। कहा है जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा वो कुछ भी नहीं खाएगा। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। अमेरिका की जेल में बंद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एजेंट रॉबर्ट हेंसन की मौत हो गई है। इस पंक्ति में एक विरोधाभास है। क्या FBI अमेरिका की जांच एजेंसी है, फिर उसने अपने ही एजेंट को जेल में बंद क्यों किया? क्योंकि रॉबर्ट हेंसन डबल गेम खेल रहा था। वो कागज पर तो FBI का एजेंट था, लेकिन काम सोवियत संघ के लिए करता था। सोवियत संघ टूटने के बाद वो सीक्रेट जानकारियां रूस को बेचने लगा। इसके बदले में उसे लगभग 11 करोड़ रुपए मिले। हेंसन ने 1976 में FBI ज्वाइन किया था। वो अपने काम में माहिर था, जिसके चलते लगातार प्रमोशन मिला। 1987 में वो सोवियत डेस्क में स्पेशल एजेंट बन चुका था। यहाँ भी वो अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ करता रहा। उसके डबल गेम के कारण रूस में अमेरिका के 3 सोर्सेस पकड़े गए, जबकि 2 को मौत की सजा हुई। 1990 के दशक में FBI को डिपार्टमेंट के अंदर जासूसी का शक हुआ। उन्होंने जांच शुरू की, लेकिन हेंसन तक पहुंचने में उन्हें कई बरस लग गए। दरअसल हेंसन काफ़ी चालाक था। KGB के लिए वो रामोन गार्सिया था। वो कभी रूसी हैंडलर से नहीं मिलता था, हर बार नया ठिकाना ढूंढता था। अक्सर सुनसान इलाके में डॉक्यूमेंट्स छोड़कर निकल जाता था। इसे जासूसी की दुनिया में डेड ड्रॉप के नाम से जाना जाता था। पैकेट छोड़कर निकलने के बाद ही वो हैंडलर्स को पता बताता था। फिर एक दिन रूस में तैनात एक अमेरिकी एजेंट ने पैकेट के बारे में FBI को बता दिया। उस पर हेंसन की उंगलियों के निशान थे। FBI को उसके फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी मिली। नवंबर 2000 तक उन्हें पता चल चुका था कि हेंसन ही डबल एजेंट है, लेकिन उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। सबूत जुटाने के लिए FBI ने एक प्लॉट तैयार किया। हेंसन को विदेश मंत्रालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक फर्जी जॉब प्रोफाइल बनाई गई। हेंसन को लगा उसका प्रमोशन हुआ है, लेकिन ये एक किस्म का जाल था। उसके नए दफ्तर के कोने कोने में कैमरा और माइक्रोफोन्स लगे थे। फरवरी 2001 में वो इस जाल में फंस गया। उसको अरेस्ट कर लिया गया। यूँ तो जासूसी के लिए अमेरिका में मौत की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसने एजेंसी के साथ समझौता करके मौत की सज़ा को टाल दिया। 2002 में उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 5 जून 2023 को कोलोराडो की एक जेल में उसकी मौत हो गई। मौत के वक्त उसकी उम्र 79 बरस थी। आज की दूसरी सुर्खी ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में 132 बरसों में पहली बार राज परिवार का कोई सदस्य अदालत में पेश हुआ है। 6 जून को अदालत में प्रिंस हैरी की पेशी हुई। वो ब्रिटेन के मौजूदा राजा चार्ल्स द्वितीय और प्रिंसेस डायना के बेटे हैं। हैरी ने मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर्स पर फ़ोन हैकिंग का आरोप लगाया है। हैरी का कहना है, मुझे मोटा, नाकाम, नशेड़ी बताया गया। इसके कारण मेरी निजी ज़िंदगी खतरे में पड़ी, रिलेशनशिप टूटा और हर किसी से मेरा भरोसा उठ गया। ब्रिटेन की मीडिया के हाथ खून से रंगे हैं। हैरी ने डेली मिरर, संडे मिरर और द पीपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये सभी टैबलॉइड अखबार हैं। इन्हें सनसनीखेज खबरें परोसने के लिए जाना जाता है। हैरी ने 1996 से 2010 के बीच उनके बारे में छपी 140 रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। दावा 33 में छपी जानकारियां जुटाने के लिए गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया गया। मिरर ग्रुप क्या कहता है? हमने कुछ गलत नहीं किया, बस उन खबरों का फॉलोअप छापा जो दूसरे अखबारों में छप रही थी। मिरर ने हैरी का फ़ोन हैक करने के आरोप से मना किया। हालांकि वे 2014 में दूसरी हस्तियों का फ़ोन हैक करने की बात स्वीकार कर चुके हैं। तब उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी कनाडा से है। कनाडा के जंगलों में लगी आग के कारण लाखों लोगों की हेल्थ खतरे में पड़ गई है। इसका असर अमेरिका तक दिखाई दे रहा है। 6 जून को न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट जैसे शहरों में धुएं की चादर दिखी। सरकार ने लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी है। आप ये वीडियो देखिए।
आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।